दोस्तों नमस्कार, मैं हूं मेघराज और हाजिर हूं रोजाना की तरह जनरल नॉलेज के वो क्वेश्चंस लेकर जो आपके आने वाले एग्जाम्स में बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं। इसलिए पेन पेपर लेकर बैठें और वीडियो को पूरा देखें। वीडियो को शुरू करने से पहले जान लेते हैं आज का मोटिवेशनल कोट। सफलता कभी अमीरी गरीबी नहीं देखती, वो सिर्फ मेहनत देखती है। दोस्तों अगर आप जी जान से मेहनत करते हैं और यह मानकर मेहनत करते हैं कि आपको सफल होना है, तो आपको गरीबी कभी भी सफल होने से नहीं रोक सकती। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन है, वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस मिलती है? और इसके लिए ऑप्शंस हैं ए ऑक्सीजन, बी हाइड्रोजन, सी नाइट्रोजन या फिर डी कार्बन डाइऑक्साइड। इनमें से हमें बताना है वायुमंडल में सबसे ज्यादा कौन सी गैस विद्यमान है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नाइट्रोजन। दोस्तों वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा 78% होती है और ऑक्सीजन 21% होती है। शेष कार्बन डाइऑक्साइड तथा अन्य गैसें होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? और इसके लिए ऑप्शंस हैं ए प्रशांत महासागर, बी आर्कटिक महासागर, सी अटलांटिक महासागर और डी हिंद महासागर। इनमें से हमें बताना है कि सबसे छोटा महासागर कौन सा है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी आर्कटिक महासागर। अगर हम सबसे बड़े महासागर की बात करें तो इसका जवाब प्रशांत महासागर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 3, पाइथागोरस का संबंध किससे है? और ऑप्शन है ए खेलकूद, बी समाजसेवी, सी गणित या फिर डी राजनीति। दोस्तों पाइथागोरस महान गणितज्ञ हुए हैं और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। पाइथागोरस की एक प्रमेय है, मैथ के विद्यार्थी बहुत अच्छी तरह जानते हैं, जिसमें इन्होंने बताया है कि कर्ण का वर्ग अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है और यह नियम समकोण त्रिभुज पर लागू होता है और इसको हम पाइथागोरस प्रमेय के नाम से जानते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 4 है, संत कबीर किसके शिष्य थे? और ऑप्शंस हैं ए रामानंद, बी रामानुजाचार्य, सी वल्लभाचार्य या फिर डी नरहरिदास। इनमें से हमें बताना है कि संत कबीर किसके शिष्य थे और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए रामानंद के। दोस्तों रामानंद के 12 शिष्यों में से एक थे संत कबीर और इनका जन्म काशी में 1398 ईस्वी में माना गया है और वह वैसे ये अनपढ़ थे और इनके जो साखी शब्द रमैनी लिखे गए हैं वो इनके शिष्यों द्वारा लिखे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, मधुबनी लोक कला किस राज्य से संबंधित है? इसमें हमें बताना है ऑप्शन ए है ओडिशा, पश्चिम बंगाल, बिहार या फिर राजस्थान। इनमें से हमें बताना है मधुबनी लोक कला किस राज्य से संबंधित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी बिहार। दोस्तों मधुबनी लोक कला बिहार के मधुबनी स्थान से संबंधित है। मधुबन का अर्थ है शहद का वन और यह स्थान राधा कृष्ण की मधुर लीलाओं के लिए प्रसिद्ध है और इस कला में कृष्ण लीलाओं को चित्रित किया जाता है, यानी चित्रित किया गया है और यह मधुबनी लोक कला बहुत ही प्रसिद्ध है। इसको आप जरूर नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, हम्पी के खंडहर किस राज्य में हैं? और इसके लिए ऑप्शंस हैं ए आंध्र प्रदेश, बी कर्नाटक, सी तमिलनाडु और डी केरल। इनमें से हमें बताना है कि हम्पी के खंडहर कौन से राज्य में हैं और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी कर्नाटक। कर्नाटक के बेल्लारी में है। दोस्तों हम्पी यूनेस्को धरोहर स्थल में शामिल है और आपने देखा होगा 50 रुपए के नोट के पीछे भी हम्पी का पत्थर रथ तस्वीर छपी हुई है। उस पर एक मंदिर सा छपा हुआ है 50 के नोट पर हम्पी, उसके नीचे हम्पी भी लिखा हुआ है और वह कर्नाटक में है। आप इसे विशेष रूप से ध्यान रखें। और कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछा गया है कि 50 रुपए के नोट के पीछे क्या छपा हुआ है, तो उसका आंसर हो जाएगा हम्पी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, कंप्यूटर की स्थायी मेमोरी को क्या कहते हैं? स्थायी स्मृति को क्या कहा जाता है? और ऑप्शन ए है सीपीयू, बी है रैम, सी है रोम और फिर डी है सीडी रोम। इनमें से हमें बताना है कि कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी यानी स्थायी स्मृति को क्या कहते हैं और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी रोम। रोम की फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी। इसका आप
फुल फॉर्म भी ध्यान रखें। अगर ऑप्शन ए की बात करें, CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है और इसको कंप्यूटर का मस्तिष्क या दिमाग भी कहा जाता है। रैम की बात करें तो रैंडम एक्सेस मेमोरी है और रोम मैंने बता ही दिया है और CD रोम भी वही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, रॉकेट को चलाने में प्रयुक्त ईंधन कहलाते हैं। रॉकेट का ईंधन क्या कहलाता है वो हमें बताना है। ऑप्शन ए है बायोमास, बी है कोक, सी है कोल गैस और डी है प्रणोदक। इनमें से हमें बताना है कि रॉकेट में जो ईंधन प्रयुक्त होता है उसको क्या कहा जाता है और उसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रणोदक। दोस्तों, रॉकेट में तरल हाइड्रोजन और तरल ऑक्सीजन प्रयोग किया जाता है ईंधन के रूप में और रॉकेट का चलना न्यूटन के गति के तीसरे नियम पर काम करता है। ये बात आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, सीमेंट का मुख्य संघटक है। ऑप्शन ए है चूना पत्थर, बी है जिप्सम, सी है राख या फिर डी है मटियार। इनमें से हमें सीमेंट के संघटक बताने हैं और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, चूना पत्थर। दोस्तों, सीमेंट कैल्शियम सिलिकेट और कैल्शियम एल्यूमिनेट से मिलकर बना होता है और इसमें चूना पत्थर इसका मुख्य संघटक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10, जल का शुद्धतम रूप क्या है? और इसका ऑप्शन है नल का जल, बी वर्षा का जल, सी भौम जल और डी आसुत जल। दोस्तों, इनमें से हमें बताना है कि जल का सबसे शुद्ध रूप कौन सा है और इसका सही जवाब है वर्षा का जल। नल के जल की बात करें तो वो नलकूप का जल है। भौम का जल भूमि के अंदर से जो जल हम लेते हैं वो भूमि जल है और आसुत जल वो होता है जो आसवन विधि द्वारा तैयार किया जाता है। आसवन विधि से भाप को इकट्ठा करके उसको एक कंटेनर में रख दिया जाता है। वैसे आसुत जल पीने के काबिल नहीं होता है क्योंकि इसमें से जो लवण होते हैं, जल के लवण वो नहीं होते हैं और वह स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छा नहीं होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 11, फल पकाने वाला हार्मोन है और ऑप्शन ए है जिबरेलिन, बी है एथिलिन, सी है साइटोकाइनिन और डी है ऑक्सिन। इनमें से हमें बताना है कि फल किससे पकाए जाते हैं और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, एथिलीन या फिर एसिटिलीन। वैसे तो ये एथिलीन गैस है लेकिन इसको फल पकाने वाला हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। आप इसे अतिरिक्त रूप से ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, भारत एक खोज किसकी पुस्तक है? इसका हमें बताना है। ऑप्शन ए है रविंद्रनाथ टैगोर, बी है धर्मवीर भारती, सी है महात्मा गांधी या फिर डी है जवाहरलाल नेहरू। इनमें से हमें बताना है भारत एक खोज या फिर इंग्लिश में बोलें तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी है वो हमें बताना है और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों, डिस्कवरी ऑफ इंडिया या भारत एक खोज जवाहरलाल नेहरू ने लिखी है और इस पर एक डायरेक्टर हैं श्याम बेनेगल, उन्होंने एक धारावाहिक भी बना रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा में हैं? हमें ये बताना है। ऑप्शन ए है प्राकृत, बी है संस्कृत, सी है पाली या फिर डी है अपभ्रंश। हमें बताना है कि अशोक के जो अभिलेख हैं वो कौन सी भाषा में लिखे गए हैं और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, प्राकृत। दोस्तों, अशोक के कुल 14 अभिलेख लिखे गए हैं, 14 शिलालेख हैं जो प्राकृतिक भाषा में हैं, प्राकृत भाषा में हैं और ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं और इसका सबसे बड़ा शिलालेख है जो वो 13वां शिलालेख है और उसमें कलिंग विजय का वर्णन किया गया है। आप इसे अतिरिक्त रूप से ध्यान में रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है और इसका आंसर ऑप्शन है ए फार्मिक अम्ल, बी है ऑक्जेलिक अम्ल, सी है साइट्रिक अम्ल और डी है एसिटिक अम्ल। इनमें से हमें बताना है कि फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल हम यूज करते हैं और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑक्जेलिक अम्ल। दोस्तों, ऑक्जेलिक अम्ल है जो सारेन के पेड़ से प्राप्त किया जाता है और इसका प्रयोग स्याही के धब्बों को छुड़ाने में भी किया जाता है। आप इसे भी ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी और इसका ऑप्शन है ए 1961, बी 1965, सी 1985 या फिर डी 1987। इसमें से हमें बताना है कि द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 1985 को।
दोस्तों द्रोणाचार्य पुरस्कार खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले कोचों को यह दिया जाता है और इसमें 15 लाख रुपए दिए जाते हैं। इस पुरस्कार का नाम द्रोणाचार्य गुरु द्रोण या द्रोण के नाम पर रखा गया है, जो महाभारत के एक पात्र थे। ये बात आप जानते ही हैं और वैसे ध्यान रखने योग्य भी है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, हेलीकॉप्टर का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन ए है कॉकरेल, बी है ब्रीकवेट, सी है राइट बंधु और डी है फ्रैंक विटले। इनमें से हमें बताना है कि हेलीकॉप्टर का आविष्कार किसने किया था, और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी ब्रीकवेट। दोस्तों ब्रीकवेट फ्रांस के थे और इन्होंने 1907 में हेलीकॉप्टर का आविष्कार किया था। आप इसको ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, सूर्य ग्रहण कब लगता है? और इसका ऑप्शन ए अमावस्या को, बी पूर्णिमा को, सी किसी भी दिन या फिर डी चतुर्दशी को। इनमें से हमें बताना है सूर्य ग्रहण कब लगता है, और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए अमावस्या को। आप ये बात जरूर ध्यान रखें कि सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या को लगता है और चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा को ही लगता है। सूर्य ग्रहण कब लगता है? जब पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य ग्रहण लग सकता है। सूर्य ग्रहण लगता ही है, और इस बात को आप एक्स्ट्रा अतिरिक्त रूप से ध्यान में रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? ऑप्शन ए है राष्ट्रपति, बी है प्रधानमंत्री, सी है सर्वोच्च न्यायालय या फिर डी है निर्वाचन आयोग। इनमें से हमें बताना है कि भारतीय संविधान का रक्षक कौन है, अभिभावक कौन है, ये बताना है, और इसका सही जवाब है सर्वोच्च न्यायालय। और सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में है, जो कि भारतीय संविधान का रक्षक है, उसकी रक्षा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? इसका ऑप्शन है ए सेब, बी अमरूद, सी संतरा या फिर डी आम। इसमें हमें बताना है कि भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है, और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी आम। दोस्तों आम बहुत टेस्टी फल है और भारत का बहुत प्राचीन फल है, इसलिए इसको राष्ट्रीय फल की श्रेणी में रखा गया है। वैसे अगर हम बात करें कि सबसे पहला फल कौन सा है, तो उसमें अंजीर आता है, क्योंकि अंजीर के पेड़ को ही मानव ने सबसे पहले उगाना सीखा था, और अंजीर ही विश्व का सबसे मीठा फल भी माना जाता है। आप इसे एक्स्ट्रा रूप से याद रख सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है? ऑप्शन ए है हरियाणा, बी है उत्तर प्रदेश, सी है मध्य प्रदेश या फिर डी है गुजरात। इनमें से हमें बताना है कि चीनी का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है। दोस्तों इस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। 20वां प्रश्न हमारे लिए होमवर्क होता है और इसका जवाब हम कमेंट बॉक्स में लिखते हैं। कमेंट बॉक्स में लिखने के बाद आप अपने उत्तर की जांच कर सकते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन का जवाब हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप कमेंट बॉक्स में लिखकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स से अपने उत्तर की जांच कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद है इस वीडियो के माध्यम से दी गई जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और बड़ों का सम्मान करना अपना कर्तव्य समझें। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद, जय भारत।